नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। तो आज हम बेहतरीन टॉपिक कवर करेंगे। चैप्टर 8 है, पॉलिटिकल साइंस का है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। बच्चे कहते हैं कि काफ़ी सारे इसमें प्रॉब्लम्स आती है और बहुत आसान चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मली आप जो अपने लाइफ में आसपास देखते हैं उन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। बस क्या करना है, थोड़े कुछ इस सम्मेलन है उसको आपको थोड़ा माइंड में रखना है याद, और एक कहानी के रूप में मैं आपको समझाऊंगा। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो और चैनल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, या तो फिर आप मत देखिए, छोड़ दीजिए। वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और जो कमी रह जाती है उसके बारे में मुझे बताइए। अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि इस सेक्शन में सर ऐसे अगर आपने किया होता तो और बढ़िया हो सकता, तो मैं उसको और बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए समय नहीं व्यर्थ करते हैं और डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आप ऊपर आते हैं। टॉपिक का नाम है पर्यावरण, ठीक है। टॉपिक का नाम है पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण में क्या, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर 8 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो आ जाइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से निकल गया था। अच्छा, पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण, पर्या मतलब परि, ऊपरी, आवरण मतलब जानते हैं आप किसी चीज को घेर लेना। तो जब आपके ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी पृथ्वी के ऊपर एक जो वनस्पति तथा जीवों जंतुओं से ढक जाता है ना, तो उसे पर्यावरण कहते हैं। मतलब ऐसा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर, ठीक है, मतलब हवा, पानी, जल, पत्थर, पेड़, पौधे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जैविक अजैविक सारे घटक मौजूद हो, ऐसे ऐसी स्थिति को, ऐसी जगह को पर्यावरण कहा जाता है। और पर्यावरण में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किस लिए होते हैं? प्राकृतिक संसाधन मनुष्य के उपयोग के लिए होते हैं। जितने भी प्राकृतिक संसाधन मनुष्य उसका उपयोग करता है और उपयोग करके अपने आगे की लाइफ को क्या बनाना चाहता है, एकदम स्मूथ बनाना चाहता है, सक्सेसफुली बनाना चाहता है, तो मनुष्य उसका उपयोग करता है और उसको उपयोग करके आगे की लाइफ स्मूथ करना भी चाहता है। अगर मैं बात करूं तो इसी पर्यावरण में आपका, अगर इम्पोर्टेंट बात करूं तो होता है परितंत्र। जिस परितंत्र में क्या होता है, जैविक और अजैविक दोनों घटक मौजूद होते हैं। जैविक मतलब जिसमें जीवन होता है और अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं होता। इन्हीं सब जैविक अजैविक परितंत्र को मिलाकर ही आपका पर्यावरण का निर्माण होता है। और पर्यावरण में दो प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानव निर्मित संसाधन होता है। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनको मनुष्य प्राप्त करता है प्रकृति से। मनुष्य क्या करता है, प्राप्त करता है प्रकृति से। और मानव निर्मित संसाधन वो होते हैं जो मनुष्य खुद बनाता है। जैसे अगर प्राकृतिक संसाधन का मैं उदाहरण दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, ठीक है। तो नदी हो गई, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, ये सब हम नहीं बना सकते, परंतु हम तालाब बना सकते हैं। हम तालाब बना सकते हैं, हम बगीचा लगा सकते हैं, हम ब्रिज बना सकते हैं, हम फ्लाई ओवर बना सकते हैं। तो मानव निर्मित संसाधन है। आज के विश्व की समस्या जो हो चुकी है, जो अगर मैं बात करूं तो वर्तमान की वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास, मतलब पर्यावरण में कमी एक गंभीर समस्या एवं चिंतन का विषय बनकर उभरा है, जिसका मुख्य कारण है कृषि भूमि की कमी, चारागाह एवं मत्स्य भंडार का अपक्षय, जलीय प्रदूषण एवं जलीय प्रदूषण एवं जल की कमी, ठीक है, वनों की कटाई, जलीय प्रदूषण, जल की कमी, वनों की कटाई, जिसके कारण समाप्त होती जैव विविधता, ओजोन परत में हानि और समुद्री तटीय इलाके पर बढ़ता प्रदूषण। मतलब कहा गया है कि आजकल के पर्यावरण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या बन चुकी है, या राजनीति में अगर कोई बात उठ रही है पर्यावरण को लेकर उठ रही है, उसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है? तो उसका इंपॉर्टेंट कारण आप एक ग्राफ से समझिए। देखिए, ये रहा ग्राफ। समकालीन राजनीति में पर्यावरण के कारण की चिंता। सबसे पहली चीज है कृषि की भूमि में कमी आ रही है। अब ये कैसे कमी आ रही है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे कृषि की भूमि जो हो रही है वो घरों में बदल रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बदल रही है, कारखानों में बदल रही है। अगर ये सब चीजें जो बदल रही हैं तो कृषि की भूमि में कमी आ रही है, और जब कृषि की भूमि में कमी आएगी तो प्रति हेक्टेयर उपज नहीं हो पाएगी, और जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिनका नाम था समाजशास्त्री थे जिनका नाम था माल्थस ने एक थ्योरी
ने एक थ्योरी दी थी। थ्योरी इस प्रकार से थी कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में ये जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कृषि भूमि ही नहीं रह जाएगी काम करने के लिए, अर्थात कृषि भूमि ही नहीं बचेगी। कृषि भूमि नहीं बचेगी और भूमि में अगर उपज भी होगी तो वो उपज उस जनसंख्या का पेट नहीं भर सकेगी। उनकी थ्योरी तो गलत हो गई, परंतु आज की विश्व समस्या यही हो गई है कि कृषि की भूमि जो है वो धीरे धीरे कमी हो गई। जनसंख्या बढ़ी, उन्होंने घर बना लिए, कहीं कहीं फैक्ट्री लग जा रही है, इंडस्ट्री लग जा रही है, जंगलों को काटा जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। अब वैश्विक तापमान मतलब ग्लोबल वार्मिंग, आप समझ रहे हैं ना। डे बाय डे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? कुछ जो अपर्यावरणिक तत्व हैं, अपर्यावरणिक तत्व जैसे मैं कुछ बात करता हूँ, जैसे हमारे पास मान लीजिए संसाधन जो है वो लिमिटेड है, परंतु उसका उपयोग अनलिमिटेड है। समझ रहे हैं? कोयला, पेट्रोल, इन सब का दोहन अनलिमिटेड है, लेकिन ये स्रोत हमारे पास लिमिटेड है। हम जो है रिनाएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ओर नहीं जा रहे, हम नॉन रिनाएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद हम उनको पूरा कर सकें, आने वाले समय में शायद ही हम उनके बारे में जान सकें या उन चीज़ों को पूरा कर सकें। तो इससे हमें लगता है कि हमारे यहाँ पर जो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है ये बहुत अधिक हो रहा है। हमारे यहाँ पर नहीं, ये पूरे विश्व का हाल हो चुका है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट और कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने खेतों में उपज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा यूरिया, डाई और बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, जो जाके भौम जल के स्रोतों को गंदा कर रहा है। और आपकी नदियों में जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो रहा है उसे फेंका जा रहा है, जिससे जलीय जीव तो प्रदूषित हो ही रहे हैं, साथ साथ हम पीने के लिए उनका पानी का उपयोग करते हैं, तो हमारे में जल की मात्रा में कमी भी आ रही है, क्योंकि हम अत्यधिक दोहन भी कर रहे हैं, पानी संसाधन का अत्यधिक दोहन भी कर रहे हैं, तो जल की मात्रा में कमी भी आ रही है, और प्लस जल का स्तर गिर रहा है, गंदा जल पीने को मजबूर हो रहे हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, देखिए, बढ़ता प्रदूषण हमारे लिए सबसे बड़ा कारण है। चाहे मैं वायु प्रदूषण की बात करूं, चाहे मैं आपका जल प्रदूषण की बात करूं, चाहे मैं ध्वनि प्रदूषण की बात करूं, किसी भी प्रदूषण को ले लीजिए, चाहे मैं अंतरिक्ष कचरे की बात करूं, किसी भी प्रदूषण वो हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड हमें खोजने होंगे। सरकारें बार बार वादा करती हैं, इन सब चीज़ों में वो क्या रही हैं, धीरे धीरे विफल हो रही हैं। ये खाली एक देश की चिंता नहीं है, ये पूरे विश्व की चिंता है, ये विश्व की चिंता है, ये पर्यावरण की समस्या बन चुकी है। आजकल हर दिन डिबेट होती है इस पर, परंतु कोई सुचारू रूप से काम नहीं होता। उसके बाद अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, जब आपका तापमान बढ़ेगा, कृषि की भूमि नहीं रहेगी और पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, जल खत्म हो जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा, तो यार क्या बताइए, सीमित संसाधनों का आप अत्यधिक उपयोग कर लेंगे तो क्या आपके अस्तित्व का खतरा नहीं उत्पन्न हो जाएगा, आपके सर्वाइव की प्रॉब्लम नहीं उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना भाई, सर्वाइव की प्रॉब्लम तो आपको उत्पन्न हो जाएगी। जब सर्वाइव की प्रॉब्लम उत्पन्न होगी तो मेरे हिसाब से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस आप हाथ पे हाथ धर कर बैठिए कि हमारा अंत समय कब आएगा। इसका अल्टरनेट है, देखिए, ओजोन परत में छिद्र। बीच में लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ी खबर आई थी, पता, 10 लाख हेक्टेयर के करीब ओजोन परत में जो छिद्र हुआ था वो भर चुका था, क्योंकि 1 महीने तक पूरे विश्व में कहीं गाड़ियां नहीं चली थी ढंग से। समझ रहे बात को? चली थी, उतनी ज़्यादा लेवल पर नहीं चली थी, जिसके कारण प्रदूषण का लेवल कम हुआ था और ओजोन परत में छिद्र जो हुआ था वो भर गया। ओजोन परत करती क्या है हमारे लिए? तो ओजोन परत से क्या होता है कि ओजोन परत को पृथ्वी का कम्बल कहा जाता है। अब वो क्या करती है पता, पूरा प्योर ऑक्सीजन से बनी रहती है, O के 3 कण मिलते हैं और उससे बनी रहती है। अब क्या होता है, जब सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे आती है, मतलब पराबैंगनी किरणें आती है, तो उसे वो रोकने में मदद करता है, क्योंकि वो अगर यहाँ पर ज़मीन पर आ जाएंगी तो किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी त्वचा पे जाएगी तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ये सब कारण क्या है? ये सब कारण एक ही है इसका, बढ़ता हुआ प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता। यही सब कारण है, बढ़ता हुआ प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता, ये सब बने हुए हैं। तो हमको ये सब दूर करने के लिए क्या कोई उपाय है? देखिए, उपाय तो हमारे पास बहुत है, परंतु हमारी तरफ से फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, अब क्या किया,
यहाँ पर सरकारों ने या बड़े बड़े संस्थाओं ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो प्लान था कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वैश्विक प्रयास किए जाए, वैश्विक स्तर पर प्रयास किया जाए कि पर्यावरण को वैश्विक स्तर पर सुधारा जाए। इनसे बताता जा रहा हूँ, आप इनको या तो अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए, या मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से इसमें है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयास पर्यावरण का वैश्विक प्रयास किए गए। ये किसी एक देश ने नहीं किया, किसी दो देश ने, पूरे विश्व ने किया मिलकर। सबसे पहले 1972 में क्लब ऑफ रोम ने लिमिटेड टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित की। इसमें बढ़ती जनसंख्या के आलोक और प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बताया गया था। यह पुस्तक यह ड्राइव करती थी या बताती थी कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है ना, आने वाले समय में जो संसाधन है वो हमारे लिए पर्याप्त होंगे नहीं, अर्थात संसाधन की इतनी कमी आ जाएगी कि हो सकता है कि जो पावरफुल रहे उसे वही ये संसाधन का प्रयोग करे। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या था, इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब साफ साफ यही था कि संसाधनों में इतनी कमी आ जाएगी कि हो सकता है मानव को मार कर ही उन संसाधनों को पूरा करने लगे। पुस्तक का नाम था लिमिटेड टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम ने पारित की थी। ठीक है, उसके बाद 1972 में एक स्कॉट होम में एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसको नाम दिया गया मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, मानव और पर्यावरण का सम्मेलन था, कराया गया। पर्यावरण आया नहीं, मतलब पर्यावरण के ऊपर जिक्र करना था, जिसमें एक ही धरती पर अनुगूंज सुनाई दी, एक ही धरती की अनुगूंज सुनाई दी। मतलब कहने का मतलब था कि यहाँ पर एक बात ये कही गई कि देखिए, जब पृथ्वी हमसे उठकर कभी नहीं बोलेगी कि मेरे पास बहुत सारा प्रदूषण है। पृथ्वी क्या करेगी, उसका उल्टा इफेक्ट देगी। जैसे आज देखा होगा आपने, आए दिन बाढ़ आती है, आए दिन मतलब टेम्परेचर में वृद्धि, गिरावट, कुछ पता नहीं लगता। क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि देखो, बैलेंस, जब इन्वायरमेंट अनबैलेंस होगा तो आप बैलेंस होने की मत सोचिएगा कभी, क्योंकि इफ द इन्वायरमेंट कुड बी अनबैलेंस देन यू कुड बी अनबैलेंस। अगर आपका इन्वायरमेंट अनबैलेंस होगा तो आप भी अनबैलेंस होंगे। तो पृथ्वी कभी खुद नहीं बोलेगी, उसकी गूंज कभी खुद सुनाई नहीं देगी। इसलिए स्कॉट होम में एक सम्मेलन हुआ और यह जिक्र किया गया कि पृथ्वी के गूंज सुनाई देने से पहले, भाई देखो, गूंज सुनाई देने का मतलब ज्वालामुखी फटेंगे, तो उसकी सुनाई देने से पहले भूकंप आएंगे, उसकी सुनाई देने से पहले खुद को ऐसा प्रयास करना है ताकि वो रोक सकें। तो 1970 के दशक में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें पर्यावरण की जितनी भी समस्याएं थी उनसे अच्छी तरह से निपटने के लिए कदम उठाए गए, पहल करने की शुरुआत हुई और राय मांगी गई देशों से, तो क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं और कैसे हम इन प्रभावी कदमों को उठाकर हम अपने चीज़ों में मदद कर सकते हैं, अपनी चीज़ों के लिए क्या कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं, मतलब अपने देश की मदद कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कार्यक्रम हो सकते हैं। फिर 1987 में मटेरियल समझौता हुआ, या ओजोन क्षय को रोकने के लिए किया गया था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, ओजोन क्षय को रोकने के लिए मटेरियल समझौता हुआ था। फिर 1987 में वर्डलैंड रिपोर्ट ऑफ कॉमन फ्यूचर, वर्डलैंड, इसमें चिताया गया था कि अगर आर्थिक विकास के चालू और तौर तरीके आगे चलकर टिकाऊ साबित नहीं होंगे, मतलब जो आज आप लोग कर रहे हैं ना, जो आप अपना विकास इतनी हैवी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी देश को डेवलपिंग होना चाहिए, परंतु जो ये विकास की रफ्तार लोगों ने पकड़ रखी है ना, आगे चलकर ये प्रभावी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, आगे चलकर प्रभावी नहीं होगी, इससे पर्यावरण को हानि पहुंचेगी और पर्यावरण आपका साथ कभी नहीं देगा। और पर्यावरण जब साथ नहीं देगा तो ये आपका विकास टिकाऊ नहीं है, पूरा विकास धराशायी हो जाएगा। ये रिपोर्ट में ये बातें पेश की गई थी। 1992 में क्या हुआ, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हर बार लिखना है आपको। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें 170 देशों ने के 1000 स्वयंसेवी संगठन एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। मतलब बहुराष्ट्रीय एमएनसी ने, मल्टीनेशनल कंपनी, जो विकास के नाम पर मतलब धुआं छोड़ती है और फिर दिखाती है कि हमने बहुत विकास किया, उन्होंने भाग लिया। इसमें बातें क्या निकल कर सामने आई, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर विकसित और विकासशील के बीच अंतर था। विकसित देश की चिंता ओजोन परत के क्षय और वैश्विक ताप को लेकर थी, और विकासशील देश की अपने तथा पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए चिंतित थे। देखो, यहाँ पर कुछ समझौते हुए थे,
इस समझौते में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था? इस समझौते में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि यहाँ पर विकसित देशों ने एक रूल बनाया जिसमें ये कहा गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि प्रत्येक जितने भी देश हैं, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, वो आगे कि जितने भी विकासशील देश हैं, ठीक है, वो पर्यावरण कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करें। और विकसित देश हैं तो यार देखिए, ये विकासशील देशों को ये सम्मेलन की जो बातें थी, ये बातें उसको चुभ रही थी। कारण क्या था चुभने का? भाई एक कारण भी था चुभने का, और चुभनी भी चाहिए। यार देखिए, आपने तो विकास कर लिया, अब हमें आप क्या कर रहे हैं कि आप कम कार्बन उत्सर्जन जो ये हमारा नियम कानून है उस पर साइन कर दीजिए। ये बताइए भाई, आपने तो अपना विकास कर लिया अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन करके, हम ऐसे कोई नियम कानून बनाना चाहिए जिससे हम अपने विकास भी कर सकें और हमको कोई परेशानी ना हुई। तो उसके इसी पृथ्वी सम्मेलन के बाद एक एजेंडा निकल कर आया, जैसे कहा गया एजेंडा नंबर 21, अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा नंबर 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अगर हम पर्यावरण को समस्या को कम करके अपना विकास करें, अर्थात ऐसा विकास करें जो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखे, तो ऐसे विकास को हम लोगों ने नाम क्या दिया? ऐसे विकास को हम लोगों ने पर्यावरण संतुलन का नाम दिया, पर्यावरण को संतुलन का नाम दिया। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया, सतत पोषणीय विकास किया गया, अर्थात पर्यावरण के साथ साथ अपना विकास करना जैसे पर्यावरण की हानि ना हो और खुद का भी विकास निरंतर चलता रहे। विकसित और विकासशील देश के बीच अंतर किया गया और बताया गया कि विकसित देश जहां ओजोन में छेद हो रहा था उसकी वजह से चिंतित थे, वहीं विकासशील देश ये चिंतित थे कि कहीं इस जो बिल है या इस जो कंपनी है या जो भी है, इस पर हस्ताक्षर करके कहीं हमारा विकास ना रुक जाए। बाद में उसे सुनिश्चित किया गया, उसे बताया गया, और उसके बाद दोनों की ओर क्या किया गया, एक अच्छी पहलकदमी की गई और फिर देश आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हुआ। तो एजेंडा नंबर 21 आया और उसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, सतत पोषणीय विकास की बात कही गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस चैप्टर का PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है कैरियर रिलेटेड तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पर जुड़कर वहाँ से पूछ सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं स्टडी विद मैंग, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले चैप्टर में। गॉड ब्लेस यू ऑल।